राजनीति से आगे चलने वाली चीज। दूसरा उन्होंने कहा था आप हमें हुस्न के मेयार बदलेंगे, सौंदर्य का प्रतिमान बदलना होगा। साहित्य राजनीति के आगे गया कि नहीं गया ये और बात है, लेकिन हुस्न के मेयार को हमारे अदीबों ने बदले। और आप सुबह से तो सुन रहे हैं टोकी साहब को, सलीम साहब को, ये जो युवा साथी हैं इन्होंने जो परिचय पढ़े। बेटा निकल जाओ, फिर मैं बोलूं, जिसको निकलना है निकल जाओ। देखिए हम लोग जब दूर से आते हैं तो कोई ऐसा तो है नहीं। जब मैं कह रहा हूं कि सौंदर्य के प्रतिमान बदलने का मामला, तभी बात हो सकती है कि वो गजल हो, कहानी हो, समकालीन कविता हो या उपन्यास हो, कैसे वहां पूरा का पूरा सौंदर्य शास्त्र बदल जाता है, जो एस्थेटिक सेंस है वो कैसे बदल जाता है साहित्य में। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये नहीं है कि हम कितने शेर पढ़ेंगे आपके सामने, सवाल ये है कि वे कौन से मुद्दे हैं जो रचनाकार के, चिंतक के, आलोचक के चित्त को बदल देते हैं, उसके सोचने समझने की पूरी प्रक्रिया को बदल देते हैं। अगर ये चीज नहीं होती तो आजादी की लड़ाई में साहित्य का जो योगदान है वो नहीं होता। साहित्यकारों के पास यह खुला विकल्प था, वो भी सत्ता के साथ हो सकते थे। लेकिन याद रखिए बच्चों, साहित्य और कला अनिवार्य रूप से विपक्ष की चीज है, अनिवार्य रूप से विपक्ष की चीज है। साहित्य और कला सत्ता के साथ नहीं जाती, और जो साहित्य और कला सत्ता के साथ जाती है समय उसे इतिहास में दर्ज नहीं करता, भुला देता है, कूड़े पर डाल देता है। वे याद किए जाते हैं जिन्होंने जनता का साथ दिया, जिन्होंने उनके सपनों को आवाज दी, जो लोग हर तरह से वंचित थे, हर तरह से छूटे हुए थे। उर्दू और हिंदी गजल, मैं तो कई बार अंतर नहीं कर पाता अगर लिपि का मामला ना हो। थोड़ा सा जो भाषिक राजनीति है, भाषा की जो राजनीति है, जिसमें उर्दू का फारसीकरण हो गया और हिंदी का संस्कृतकरण हो गया, तो भाषा तो व्याकरण से तैयार होती है, और हिंदी और उर्दू का व्याकरण एक है, बहुत दूर तक शब्दकोश एक है, बिल्कुल व्याकरण एक है हिंदी उर्दू का, कोई राई रत्ती अंतर नहीं है व्याकरण में हिंदी और उर्दू की, सिर्फ लिपि का फर्क है और शब्दकोश में जो चीजें डाल दी गई उससे है। वरना मैं तो मिर्जा गालिब को अपना ही कवि कहता हूँ। मैंने तो अपनी एक कविता में भी कहा है कि हमारी कविता का मस्तक मिर्जा गालिब। मैं अलगा नहीं पाता कि मिर्जा किसी और भाषा के कवि हैं या मीर किसी और भाषा के कवि हैं। जब मैं मीर को सुनता हूँ कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी और जबान में कही गई है। ये वही जबान है जो मैंने अपने पैदा होने के बाद से सुनी, समझी और बोली है। जब मिर्जा कहते हैं कि आह को चाहिए उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, मुझे नहीं लगता कि कोई अजनबी जबान है, ये मुझे अपनी ही जबान लगती है। और जब हम सौंदर्य के मेयार बदलने की बात कहते हैं तो उसको भी समझना चाहिए। इश्किया शायरी में भी सौंदर्य का मेयार बदलता है, यानी कि प्रेम की जो शायरी है वहां पर भी सौंदर्य शास्त्र बदल जाता है। यानी कि जब 18वीं सदी का कोई कवि लिख रहा होता है, 19वीं सदी में कोई कवि लिख रहा होता है, वहां पर पेट्रियार्की का बहुत दबाव है, पितृसत्ता का बहुत दबाव है। इसलिए वहां पर जो प्रेमिका है उससे बार बार उस पर चीजें आरोपित हैं, उसके ऊपर आरोपित हैं चीजें, जो कुछ भी है, जो प्रेमी है वो उसकी ओर से कही जा रही हैं चीजें। जब सौंदर्य शास्त्र बदलता है, जब चेतना आती है, तो बहुत सारी चीजें स्त्रियों की तरफ से आती हैं। परवीन शाकिर का जो शेर सुना रहे थे टोकी साहब कि मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये पितृसत्ता के टूटने का मामला है।
अगर पैट्रियार्की पर प्रहार नहीं होता तो एक लड़की ये नहीं कह सकती थी। वो इसी बात से खुश रहती कि उसकी जुल्फों की तारीफ हो रही है, उसके होठों की तारीफ हो रही है, इसी पर खुश हो जाती। जिस गजल का जिक्र कर रहे थे वो फैज अहमद फैज की नज्म का, कि मुझसे पहले से मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, और उसी में कई चीजें आती हैं कि क्या चाहते और भी हैं वस्ल की चाहत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ये भी एक बहुत रोमांटिक पोएट्री है। ये पैट्रियार्की को उस तरह नहीं तोड़ती है, पैट्रियार्की को उतना नहीं तोड़ती है। सौंदर्य शास्त्र बदलने का जब मामला आता है, यह नवजागरण का वह मामला है जहां स्त्री के प्रति थोड़ा सा लगाव, थोड़ी सी छूट का मामला बन जाता है, जहां पर यह लगता है कि ऐसे लगता है ना कि जैसे स्त्री ही मांग रही है, भैया तुम्हारी भी जरूरत है प्रेम। स्त्री और पुरुष मिल करके एक इकाई बनते हैं ना, ये स्त्री की ही थोड़े है। जैसे लगता है वही बाधा बनी हुई है कि आप कहते हैं कि मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, जैसे आपने पूरा दे ही दिया था। ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था। ये बात आगे बढ़ती है जब कैफी अपनी नज्म में कहते हैं चलो मेरे साथ ही चलना है तुझे, चीज बदल जाती है। बराबरी का मामला आता है, बराबरी का मामला। सौंदर्य शास्त्र ऐसे बदलता है। साहित्य में चीजों को बहुत बारीकी से देखने की जरूरत होती है कि चीजें बदल कहां रही हैं। सुंदर शब्दों में भी आपको गुलाम बनाया जा सकता है और बहुत खुरदरे शब्दों में भी आपसे आपकी आजादी की बात की जा सकती है। तो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, कहीं भी जब आधुनिक वातायन की आप बात करते हैं, जब आप समकालीनता की बात करते हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि बेटियों के लिए रास्ते खुलते कहां से हैं। बेटियों के लिए रास्ते खुलते कहां से? दौर बदल गया। एक पूरे नए दौर की जो प्रेम कविताएं हैं, वो चाहे हिंदी में लिखी जा रही हो, चाहे उर्दू में लिखी जा रही हो, वो नज्म के फॉर्म में लिखी जा रही हो, या गजल के फॉर्म में लिखी जा रही हो, या कथा लिखा जा रहा हो, या रुबाई लिखा जा रहा हो, वहां अब बराबरी का मामला है। अब प्रेम यह नहीं है कि दरवाजे पर इंतजार करती हुई एक स्त्री खड़ी है तभी माना जाएगा प्रेम है। प्रेम यही है कि वो अपने ऑफिस में है, आप अपने ऑफिस में हैं, और दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। हो सकता है 1000 किलोमीटर की दूरी पर, हो सकता है कि समंदर पार एक हो और दूसरा इस पार हो, लेकिन क्या ये सौंदर्य शास्त्र बदलता है, ये आधुनिक वातायन है। और इस तरह से जो कविता उठती है, जो गजल कोई शेर उठता है, वो नए दौर का शेर है, वो हमारे समय का शेर है, वो हमारे चित्त को, हमारे समकालीन चित्त को, हमारे कंटेम्परेरी टाइम को वो रिफ्लेक्ट करता है, वो दिखाता है। अगर ये है तो नया है, अन्यथा तो हमारे पास मिर्जा हैं, हमारे पास मोमिन हैं कि जब तुम मेरे पास होते हो गोया दूसरा नहीं होता। ये एक साथ इश्किया भी है, एक साथ आध्यात्मिक भी है। आप चाहें तो महबूब के लिए कहें, आप चाहें तो परमात्मा के लिए कहें, परमात्मा के लिए कहें। लेकिन अगर आप इससे आगे की बात नहीं कह सकते तो फिर मोमिन हमारे लिए पर्याप्त है। हम क्यों पढ़ेंगे आप? तो नई बात, इसीलिए कैफी आज़मी उस पाए के शायर नहीं है जिस पाए के फैज अहमद फैज हैं, लेकिन बात नई है तो नई है, बात नई है तो नई है, हम उसको बदल नहीं सकते। जो नया कहेगा तो नया कहा जाएगा। नई, मैं चूंकि बच्चियां हैं इसलिए मैं स्त्री मुद्दे पर ही ये सारी बात केंद्रित करना चाहता हूं कि कैसे नए वातायन में जो नई लड़कियां गजलों में आई हैं या कविताओं में आई हैं, उन्होंने ऐसे विषय उठाए हैं जिनके बारे में आप बात नहीं कर सकते थे। वो उन तमाम पहलुओं पर जिनके बारे में घर में भी पर्दा रहा, उन मुद्दों पर बच्चियां बात, मतलब जो कवित्रियां आ रही हैं वो बात करती हैं, बात करती। यह कारण नहीं है कि मीरा की कविता की वह व्याख्या उपलब्ध है जो पैट्रियार्की में संभव नहीं थी, जो पितृसत्ता के दिनों में संभव नहीं थी मीरा की कविता की वो व्याख्या। अब आंडाल की कविता की वो व्याख्या संभव है जो भक्ति काल के आवरण में संभव नहीं थी, संभव नहीं। ये इसलिए कि चित्त बदल गया है। अब स्त्री की जो जैविक स्थिति है वो उसकी कमजोरी नहीं है, वो स्त्री की जैविक स्थिति है, जो बायोलॉजिकल
उसका संरचना है, सारी चीजें हैं, वो उसकी कमजोरी नहीं है, वो उसकी ताकत है। और ये समझ लिया है सोचिए। इसलिए जिन कवियों, जिन शायरों ने इस चीज को समझ लिया है, वो आधुनिक वातायन के शायर, वो नए शायर। जब दुष्यंत की बात होती है तो मैं अक्सर कहता हूं कि जो दुष्यंत क्या कहते हैं कि दुष्यंत की बात होती है, दुष्यंत के बारे में तरह तरह से करते हैं। दुष्यंत की बहुत सारी चीजों से मैं बहुत सहमत नहीं पाता अपने, क्योंकि दुष्यंत भी जो है वो राजनीति में आमूल चूल बदलाव के कवि नहीं है, आमूल चूल बदलाव के कवि नहीं है दुष्यंत जो है उसी में थोड़े सुधार के कवि, जो है उसी में थोड़ा सा और सुधार, थोड़ा सा है। ये भी राजनीति के भीतर का जो पूरा मामला है उसको समझने की जरूरत होती है कि कैसे दो तरह की चीजें होती है। एक होता है आमूल चूल बदलने का मामला, उनका एक शेर कहता जरूर है कि अब इस तालाब का पानी भी बदल दो, लेकिन बहुत सारी चीजें उनकी जो हैं वो आमूल चूल परिवर्तन की बात नहीं कर पाती। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि वो सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, वो पूरी तरह से राजनीति का चरित्र बदलने की बात नहीं करते हैं। वो जो पुल सा थरथराती वो इंदिरा जी को समर्पित, वो इंदिरा जी के लिए कही गई कविता थी उन दिनों। मैं उसे खराब कविता मानता हूँ, एक स्त्री का अपमान है। आप उससे सहमत रहें या असहमत रहें, आपको किसी जेंडर का अपमान करने का हक नहीं है। आप असहमत होइए, आप असहमत अपने ढंग से दर्ज कीजिए, लेकिन आप एक स्त्री का अपमान ऐसे नहीं करें, चाहे कविता के आवरण में करें या किसी के भी आवरण में करें। तो ये लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि दुष्यंत ने सिर्फ खिड़की नहीं खोली बल्कि पूरी तरह से घर बदल दिया था हिंदी गजल का। कम से कम एक नया रास्ता तो दिया ही हो। हिंदी में भी जो लोग गजल लिख रहे थे वो थोड़ा साकी शराब के आसपास ही थे, थोड़ा सा आगे पीछे चीजें चल रही थी, दो चार शेर, दो चार गजलें आ जाती थी, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन का। और ये कारण नहीं है कि दुष्यंत का प्रभाव उर्दू गजलों पर भी पड़ा। उर्दू के भी जो उनके कंटेम्प्रेरी गजलकार थे, चाहे वो भोपाल में रहने वाले हों चाहे दिल्ली मेरठ में रहने वाले हों, उन पर असर पड़ा दुष्यंत का। तो ये एक बड़ा मसला है जिसको याद रखना चाहिए। कुछ शेर उनके जो थे वो किसी ने पढ़ा भी था कि कहाँ तो तय था चरागा एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। ये तो अब भी है, ये 1975 में ही नहीं था, अब भी वही स्थिति है, अभी चीजें वैसी ही हैं। अदम गोंडवी जब कहते हैं कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादा खिलाबी है, तो ये अब तो अदम नहीं रहे, लेकिन ये सच तो वैसे ही है। काजू सजे प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। मैं इसीलिए कह रहा था कि साहित्य अनिवार्य रूप से विपक्ष की चीज है, अनिवार्य रूप से विपक्ष की चीज है, जिसे सत्ता में भागीदारी चाहिए। वो साहित्य के फॉर्म में तो लिख सकता है लेकिन साहित्यकार नहीं हो सकता। उसको कहानी का फॉर्म आता होगा वो लिख लेगा, उसे कविता का फॉर्म आता होगा लिख लेगा, लेकिन वो जनता का साहित्यकार नहीं बनेगा। मिर्जा बहादुर शाह जफर के दरबार के कवि नहीं थे, और जफर के जो उस्ताद थे उस समय बड़े शायर माने जाते थे। आज मिर्जा ही बड़े हैं, आज मिर्जा ही बड़े हैं। ज़ौक़ साहब तो बस प्रसंग बस याद कर लिए जाते हैं, पाया तो नहीं बनता, पाया तो नहीं बनता ना, मिर्जा के पाए में तो नहीं आते, वो कहीं नहीं आते। लेकिन बहादुर शाह जफर के दौर में उन्हीं की तूती बोलती थी, ज़ौक़ साहब के आगे कौन बोल सकता था, बोल सकता था। ये जो लोग भी कभी साहित्य संस्कृति से जुड़ना चाहें, याद रखिए साहित्य आपको सत्ता के गलियारों में नहीं पहुंचाता। अनिवार्य रूप से हो सकता है, फैज को याद कर रहे थे आप, मैं बहुत रूमानी गजल है लेकिन उसका एक शेर सुना। गजल की एक और भी खूबसूरती है कि वो एक ही अलग अलग शेर अलग अलग विषयों पर लिखे जाते हैं। इसीलिए उर्दू के एक बड़े नक्काद, बड़े आलोचक हुए कलीमुद्दीन अहमद, उन्होंने इसे यार पागलों की विधा कह दिया कि एक शेर में आप दिल्ली में हैं, दूसरे में लंदन पहुंच गए। लेकिन ये गजल की ताकत भी है कि दो पंक्तियों में, दो मिसरों में आप वो बात कह लेते हैं जिसे कई बार पन्नों में हम नहीं कह पाते। फैज की जो गजल है कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, रुमानी गजल है, लेकिन इसका एक शेर है
कि मकाम फैज कोई राह में जचाई नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले जाए। कवि के हिस्से में सुएदार ही होता है, जो वास्तविक कवि होता है, जो वास्तविक लगता है, वो सत्ता के साथ नहीं रहता। वो हमेशा सत्ता चाहे कितना अच्छा कर रही हो, वो उसकी आलोचना में खड़ा होगा कि वो और बेहतर करे, और बेहतर करे, वो और बेहतर करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गजल जैसी बहुत लोकप्रिय विधा पर आप बात करें, साहित्य में एक लंबी बहस है इसकी, लोकप्रिय बनाम गंभीर की, पाठ्यक्रमों की बात है, तमाम चीजें हैं, वो होती रहेंगी, लेकिन गजल एक लोकप्रिय विधा है, इसमें कोई बुराई नहीं। हम सबके जहन में चाहे अपनी जिसकी जो मातृभाषा हो उसके कुछ शेर याद रह जाते हैं, शायद और चीजें याद नहीं रहती, कुछ गीत के टुकड़े याद रह जाते हैं, मुखड़े याद रह जाते हैं। तो ये ताकत है इस विधा की, ये रहेगा। आधुनिक इसलिए भी है गजल का जो ये नया दौर है कि उसमें मजदूरों का दुख आ रहा है, उसमें किसानों का दुख आ रहा है। मैं स्त्री चेतना की बात कर रहा था, उसमें उदारीकरण पर बात हो रही है, उदारीकरण का विरोध है। उदारीकरण माने लिबरलाइजेशन है, जिसमें एक स्वप्न की तरह आता है और हमारे किसान आत्महत्या करने लगते हैं। लिबरलाइजेशन ने हमें बहुत सारी चीजें दी, हमने अपने घर बनवा लिए लोन लेकर, लेकिन दूसरी तरफ उसने ऐसे दुस्वप्न भी पैदा किए हैं जो किसानों पर भारी पड़ रहे हैं, मजदूरों पर भारी पड़ रहे हैं। तो नए दौर की गजल किसानों के इस दुख को, उदारीकरण के इस नकारात्मक पक्ष को भी पकड़ने की कोशिश करती है, इसलिए वो आधुनिक है, इसलिए वो नई है, इसलिए वो नई चीजें उसमें आ रही हैं। उजड़ते गांवों का दुख है, गांव को लेकर भी बड़ा रुमानी मामला है। कुछ लोग सोचते हैं कि हाय गांव में मेरा अच्छे थे, तो भाई गांव में भी उतना ही कष्ट है, खाने को रोटी नहीं है, जो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की जान का दुश्मन बना बैठा हुआ है। तो बदलते गांव के इस चरित्र को भी पकड़ने वाली जो गजलें आई हैं, उन्होंने वही सौंदर्य का जो पूरा सौंदर्य शास्त्र बदला है, उसका मयार बदला है, वो चीज़ की है। 19वीं शताब्दी तक या 18वीं शताब्दी तक जब भी कोई नायक नायिका का मामला होता था तो कोई सामंत, कोई फ्यूडल हमारे सामने होता था, हम वो नायक बनता था, राजा रानी का मामला होता था। 19वीं सदी में चीजें बदलती हैं और 20वीं सदी में खास तौर पर जब मजदूर नायक हो जाता है, जब होरी जैसा एक पात्र जो है वो कथानायक बन जाता है, सारे सामान्य लोग जो हैं वो नायक बन जाते हैं। मैं ये कुछ मिला जुला कर सारी चीजें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पूरा दौर है बदल रहा है। नए दौर में भी फिर मिर्जा याद आते हैं कि आधुनिक गजल तो वही है जिसमें रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है, जो आपकी चेतना और चित्त को न जगा दे, जो आपकी चेतना और चित्त को न जगा दे, जो आपके भीतर जो तमाम तरह के असमंजस हैं, असमर्थताएं हैं, उनका कोई मार्ग न निकाल दे, फिर वो कविता क्या है, फिर वो गजल क्या है, फिर वो लिटरेचर नहीं है, कुछ और होगा। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। भगत सिंह से जुड़े भगत सिंह का नाम जुड़ा है इस शहर के साथ, हमारे जैसों के लिए ये तीर्थ की तरह है। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है। जिन बातों की मैं जिक्र कर रहा हूँ, 1932 में भगत सिंह ने कहा था कि क्या फर्क पड़ जाएगा इस देश में यदि लॉर्ड की जगह एक कोई हिंदुस्तानी नाम वाला आदमी संसद में बैठ जाएगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएगा, इससे इस देश के किसानों और मजदूरों का क्या बदलेगा, यह तय करो। यही प्रेमचंद का जो है वो देवी दिन खटिक पूछता है कि बाबू जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो तुम्हारे मन में क्या आता है? तुम भी मोटर से चलोगे, तुम भी पहाड़ों की हवा खाओगे, बंगलों में रहोगे। अभी जब तुम्हारा राज नहीं है तब तुम खून चूस ले लो, तुम्हारा राज आ जाएगा तो क्या? भगत सिंह, प्रेमचंद जो सपने देख रहे थे, ये सुखद है कि आज का साहित्य उन सपनों को आकार दे रहा है, लेकिन हकीकत बहुत दूर है। अब भी वे लोग तो सत्ता में नहीं आए जिन्हें भगत सिंह चाहते थे, जिन्हें प्रेमचंद चाहते थे। हम तमाम लोग जो मध्य वर्ग के लोग हैं, हमारे अपने लोभ और लाभ हैं, कई बार हम उसमें फंसे रहते हैं, लेकिन अवाम इसको पहचानता है, जनता इसको पहचानती है और साहित्य इसको पहचानता है। शुक्रिया बुलाने के लिए।